नमस्कार प्यारे छात्रों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। सो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। प्यारे छात्रों, आप लोग का जो हमने क्लास किया आज सुबह में 9 बजे, बहुत अच्छा क्लास रहा मेरे लिए और आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया था। थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड भी आया था, लेकिन लास्ट में आया था, तो उस सब से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक, हमारा काम है जिस पर फोकस करना उस पर फोकस करेंगे, बात खत्म। बैकग्राउंड साउंड आए या फिर कुछ आए, हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक प्यारे साथियों, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर जो स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को भाई मार्कर तो लिए ही नहीं, स्टार्ट क्या करेंगे, मार्कर ले लेते हैं। आप लोगों को जो है ना प्यारे साथियों, एक चीज हमने आप लोगों को बताया था। वो क्या चीज बताया था कि आप लोगों का टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है। आपका ऑब्जेक्टिव का क्लास चलता है सुबह 9 बजे और सब्जेक्टिव का क्लास आप लोगों का चलता है कब प्यारे साथियों, शाम 6 बजे। ठीक, तो मुझे लगता है आप लोग क्लियर बात समझ गए होंगे। 9 बजे आप लोग सब्जेक्टिव सॉरी ऑब्जेक्टिव क्लास कर लिया कीजिए। क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है ना आप लोग के लिए रामबाण साबित होगा। 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का आपको सॉल्व करके आना है, 50 नंबर वहां से मिलेगा। सब्जेक्टिव हम यहाँ पर बता देते हैं। ठीक, तो चलिए पहले साथियों स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आप लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो भाई लाइक कर दो। ठीक, और आगे क्या करना है आगे बताएंगे। पीडीएफ अभी तक आप लोगों का ऑब्जेक्टिव का अपलोड नहीं हुआ है, अपलोड हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। ये मेरा काम है कि आप लोगों को टाइम पर पूरा का पूरा कंटेंट मिलता रहे और मैं अपनी जो हमारा जो काम है आप लोगों के लिए हम करेंगे। ठीक, तो चलिए पहले साथियों स्टार्ट करते हैं आप लोगों का क्लास। उससे पहले तो जो करना है कर लिए होंगे, पेन पेपर लेकर के। मन है तो बैठिए, नहीं मन है नहीं बैठिए, क्योंकि आज हम करने वाले क्या भाई, हिंदी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले। क्योंकि आज हिंदी थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद कल जो है साइंस या फिर सोशल साइंस देख लेंगे। ठीक, तो चलिए पहले साथियों स्टार्ट करते हैं आप लोगों का क्लास। देखो भाई, ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, ये क्वेश्चन पहले समझ लो। ये एक बात पहले बताते हैं, ये क्वेश्चन जो है प्यारे साथियों आपका एक कविता है कि सिंहासन खाली करो जनता आ रही है। ये वाला कविता आप सुने होंगे, आपके ही चैप्टर में है, आपके ही बुक में काव्य खंड में है। तो इसी जो ये जो कविता है सिंहासन खाली करो जनता आ रही है, ये कौन लिखे थे। ये जो कविता लिखा था जनतंत्र, ये कविता लिखे थे श्री रामधारी सिंह दिनकर जी, और इन्हीं की ये कविता में से ये क्वेश्चन लिया गया है। तो चलिए भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है सोच देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कवि के दृष्टि के समय के रथ का घर घर नाद क्या है, स्पष्ट करें। भाई कवि की दृष्टि से जो है रथ का घर घर नाद क्या है, समय के रथ का घर घर नाद क्या है, ये स्पष्ट करने के लिए कह रहा है। तो भाई स्पष्ट करने के लिए कह रहा है, थोड़ा लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा भाई, तब ना स्पष्ट होगा। तो लंबा चौड़ा थोड़ा लिख दिए। कैसे लिखना है आप लोग को, ऐसे लिखेगा, कवि ने सदियों से। देखो भाई हमारे भारत में जो है ना बहुत दिन पहले से जो राजतंत्र चलता आ रहा है, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा। तो ये हमेशा से चलते आ रहा है। ठीक, लेकिन अब लोकतंत्र आ गया है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी जिस टाइम थे उस टाइम राजतंत्र लगभग खत्म हुआ था। ठीक, लेकिन उस टाइम में भी जो है क्या हुआ था भाई, उस टाइम में भी अंग्रेज आ गए थे और वो राजतंत्र पर लग चुके थे। हालांकि लोकतंत्र अंग्रेज के टाइम से ही आया, लेकिन हुआ क्या था कि अंग्रेज जिस टाइम तक यहाँ शासन किए उस टाइम भी राजतंत्र ही एक तरह से चलता था। ठीक, तो यहाँ भी कह रहा है कि राजतंत्र को हटाओ, लोकतंत्र लाओ, जनता के हाथ में दो, जनता का शासन जनता के हाथ में होना चाहिए। और जनता का शासन जब जनता के हाथ में होगा तो उसे हम क्या कहते हैं भाई, लोकतंत्र कहते हैं। ठीक, तो आप हमें लगता है क्लियर हमारी बात समझे होंगे। तो यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, कवि ने सदियों से राजतंत्र से शासित जनता की जागृति को उजागर करते हुए कहा है कि अब नवीन व्यवस्था को जनतंत्र का आगमन हो रहा है। मतलब अब जो नया व्यवस्था आ रहा है उसमें जनतंत्र का आगमन हो रहा है, मतलब जनता का आगमन हो रहा है, जनता आ रहा है उस व्यवस्था में। कौन व्यवस्था, नया व्यवस्था में। ठीक, राजतंत्र का जमाना लद गया, मतलब राजतंत्र बहुत दिन हुआ, राजतंत्र जो है अब बंद करो, राजतंत्र को अब बंद करो, राजतंत्र बहुत हो गया, अब लोकतंत्र लाओ। ठीक, तो राजतंत्र का जमाना लद गया, समय परिवर्तन हो चुका है। ठीक, समय भी बदल गया है, पहले वाला समय अब नहीं रहा है भाई। पहले जो था राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा, वो वाला अब समय गया। अब राजा का बेटा राजा नहीं होगा, अब रंग का बेटा भी राजा होगा। ठीक, अगर वो मेहनत करेगा भाई तब। ठीक, तो ये हो चुका है समय की पुकार की है कि भारत की राज सत्ता प्रजा संभालेगी। समय की क्या पुकार है भाई,
कि भारत की राज सत्ता जो है प्रजा संभालेगी, भारत की जनता संभालेगी। ठीक, भारत की सत्ता जो है, भारत की राज सत्ता वो भारत की जनता संभालेगी। राज सिंहासन पर क्या, राज सिंहासन पर प्रजा आरूढ़ होने जा रही है, मतलब राज सिंहासन जो है प्रजा के अधीन होने जा रही है, प्रजा के हाथों में जा रही है राज सिंहासन। अब राजा कुछ नहीं कर सकता है, अब जो भी करेगा प्रजा करेगा, जनता करेगा, जनता जो है अपना शासन खुद करेगा। ठीक, तो अब क्या आरूढ़ होने जा रही है, कौन, प्रजा, प्रजा मतलब क्या भाई, जनता। अब अविलंब मतलब बिना विलंब किए हुए सिंहासन उसके हाथों में दे दो, किसके हाथों में, सिंहासन खाली कर दो, और अब अविलंब सिंहासन उसके खाली करो। मतलब यह कि अब तुम बिना देरी किए हुए सिंहासन जो है जनता के लिए खाली कर दो, ये कह रहे हैं। ठीक, उसके बाद क्या कहते हैं कि समय की पुकार है, कि समय की क्या पुकार है, कि समय की पुकार की क्रांति की शंखनाद ही रथ का घर घर नाद है। अब आ गया भाई, कवि की दृष्टि के समय के रथ का घर घर नाद क्या है, समय की पुकार जो है, समय की पुकार जो है वो क्या है, क्रांति के शंखनाद की घर घर नाद है। समय की पुकार, समय की पुकार की क्रांति की शंखनाद घर घर नाद है। ठीक, इसके माध्यम से कभी सत्ता परिवर्तन की ओर संकेत करते हैं, किसकी ओर संकेत करते हैं भाई, सत्ता परिवर्तन की ओर संकेत करते हैं। मतलब सत्ता को जो है परिवर्तन किया जाए, जो व्यवस्था आप लोग चला रखे हैं राज व्यवस्था, इसको बदला जाए, अब लोकतंत्र लाया जाए, ये इसकी ओर जो है हमारे कवि दिनकर साहब जी संकेत करते हैं। तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। आपको एग्जाम में इसी प्रकार से लिखना है, थोड़ा इधर वर्ड उधर वर्ड हो जाए तो टेंशन नहीं लेना है, नंबर मिलेगा। ठीक, आपको इसी प्रकार लिखना है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं साइड हो गया हूँ भाई लोग, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है, हमको यहाँ पर कुछ, हाँ अब भी थोड़ा क्लियर नहीं लग रहा है शायद, एक मिनट रुक जाओ भाई, ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा ही नहीं हो गया, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हो गया है, थोड़ा कम करने दो ब्राइटनेस को। अब ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर देखो भाई क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, वचन क्या है इसके भेद लिखे। आज प्यारे साथियों थोड़ा सा जो है ना वीडियो कुछ अच्छे से रिकॉर्ड शायद नहीं हो रहा है। ठीक, तो आपको हम बता देते हैं, आप जो है ना वीडियो को 360 पर देखिए। ठीक, क्वालिटी आप 360 कर लीजिए, आपको मैं भले ही क्लियर नहीं दिखो लेकिन ये बोर्ड पर वाला आपको क्लियर दिखेगा। ठीक, 360 में। एक बच्चे कल लाइव चैट में बता रहे थे कि भैया आप थोड़ा सा क्वालिटी इसको कीजिए, थोड़ा ज़्यादा क्वालिटी कीजिए, हमें नहीं दिख रहा है। तो अगर आप अभी भी जुड़े हुए हैं तो आपको बता देते हैं, आप जो है क्वालिटी थोड़ा एक कम कीजिए, आप 144 पर मत देखिए। आप जो बोल रहे थे कल कि हमको जो है थोड़ा अच्छा सा नहीं दिख रहा है, तो आपको बता देते हैं, आप उस टाइम देख रहे होंगे क्वालिटी 144 पे। ठीक, या फिर आप देख रहे होंगे 240 पे, तो 144 और 240 पर आप क्लास नहीं कीजिए, आप 360 पर कीजिए, पीछे वाला हर एक वर्ड आपको क्लियर दिखेगा। ठीक, ये पहले हम बता दे रहे हैं, बाद में आप मत कहिएगा कि भैया आपका जो आप बता रहे हैं क्लियर नहीं दिख रहा है। तो पहले बता दे रहे हैं कि आप जो है 360 पर क्लास कीजिए, आपको क्लियर दिखेगा, 240 पर थोड़ा मोड़ा क्लियर दिखेगा, लेकिन 144 पर थोड़ा भी क्लियर नहीं दिखेगा, ब्लर टाइप का दिखेगा 144 पर, पहले हम बता दे रहे हैं, बाद में मत कहना। ठीक, तो यहाँ पर देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है वचन क्या है, वचन समझते हो, एक आदमी है तो एक वचन, दो आदमी है द्विवचन, तीन आदमी है बहुवचन, ये हम संस्कृत में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ हिंदी में पूछा है वचन, तो हिंदी वचन भाई दो होता है, एक तो एक वचन और दूसरा बहुवचन होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखो वचन होता क्या है, कह रहा क्वेश्चन वचन क्या है इसके भेद लिखे। ठीक, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया के जिस रूप से जो है संख्या, किसका, संख्या का बोध होता हो, नंबर का बोध होता हो, तो उसे क्या कहते हैं भाई, वचन कहते हैं। वचन में हिंदी में वचन दो भेद होते हैं, और यहीं पर संस्कृत में वचन तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, और हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, पहला एक होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आया होगा, थोड़ा सा जस्ट थोड़ा सा ही आया होगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है कि मंगम्मा। अब भाई ये क्वेश्चन बताते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कह रहे मंगम्मा को जो है बहू से बार बार क्या विवाद क्यों हो जाता था, मतलब लड़ाई क्यों हो जाता था। तो भाई पहले बता देते, सास बहू का जो सीरियल देख रहा होगा या फिर जानता होगा तो
जानता ही होगा। हालांकि आस पड़ोस में आप देखते ही होंगे कि सास बहू में झगड़ा किस प्रकार किस लिए होता है, पोता के लिए। और यहाँ भी वही आंसर लिखना है। मंगम्मा जो थी वो अपने बहू की क्या थी, सास थी, और बहू यहाँ पर क्या हो गया भाई, बहू हो गया। सास बहू का झगड़ा आप लोगों को मालूम ही है, वही बात लिखना है। तो यहाँ मंगम्मा जो है सास है। मंगम्मा जब घर पर रहती थी तो मंगम्मा की बहू जो थी वो मंगम्मा के पोते को पीट दिया करती थी। कहीं गलती किया होगा उसका पोता तब ने पीट दिया करता होगा, तो पीट दिया करते थे। पीटती थी तो मंगम्मा क्या कहते थे कि तुम उसको नहीं पी, तो मंगम्मा मना करते थे। लेकिन उसकी जो बहू थी, मंगम्मा की बहू जो थी वो नहीं मानती थी और बार बार उसके मंगम्मा के पोते को जो है पीटती थी। और इसी की वजह से मंगम्मा के पोते की पिटाई की वजह से, मंगम्मा के पोते की पिटाई के वजह से जो है मंगम्मा और उसके बहू में जो है विवाद था। ठीक, ऐसे में बेचारा मंगम्मा का बेटा आराम से ऐसे देखता था, बहू अपनी पत्नी की तरफ बोले या फिर अपनी माँ की तरफ बोले, उसको कुछ समझ ही नहीं देता था भाई। तो ये ही होता है हम लड़कों के लाइफ में भाई, समझ लो। तो यहाँ पर क्या होता है कि मंगम्मा जो है अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, मंगम्मा को अपने बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। भाई सर्दी हुआ है, थोड़ा सा रेस्ट। तो मंगम्मा का जो अपने बहू के साथ पोते को लेकर विवाद था, किसको लेकर विवाद था, पोते को लेकर के। इसमें बेचारा मंगम्मा का बेटा भी बात बोली सुनता है। माँ कहती है कि तू अपने बहू को समझा ले, और इधर पत्नी कहती है भाई माँ को साइड करो घर से। अब बेचारा बीच में अकेला क्या करता, वो बेचारा आराम से सर पकड़ के बैठा होगा, क्या करता होगा। यही होती है भाई हमारे लाइफ में, दोनों झगड़ा करो, बीच में माथा पागल होगा हम लोगों का। तो यहाँ देखो, तो पोते को लेकर जो है इसका विवाद चलता था। बहू जो है पोतों को जब पीट दिया करती थी, ठीक, तो इसके बाद इसके लिए जो है मंगम्मा उसको मना करती थी, ठीक। लेकिन क्या होता था कि मंगम्मा के साथ वो लड़ जाती थी, मंगम्मा की बहू जो है मंगम्मा के साथ लड़ जाती थी, इसीलिए जो है दोनों में जो है विवाद होता रहता था। बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे वचन और मंगम्मा और उसके बहू में किस लिए विवाद था, ठीक। तो चलिए भाई अब मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। बड़ा इंटरेस्टिंग अभी पढ़े है भाई। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कुसुम के पागलपन में, क्या कह रहा है, कुसुम के पागलपन में सुधार होने के बाद जो है मंगू के प्रति जो है मंगू की माँ और मंगू के परिवार वाले और मंगू के समाज वाले का क्या रिएक्शन था, क्या प्रतिक्रिया था, उसको अपने शब्दों में लिखे, ठीक। क्वेश्चन देखो, कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखे। यानी समाज के रिएक्शन, मतलब इन तीनों के रिएक्शन, माँ और परिवार और समाज, इन तीनों का रिएक्शन का क्या है, रिएक्शन हुआ मंगू के प्रति, ये लिखने के लिए कह रहा है। पहला नंबर बताते थे कुसुम पागल थी लेकिन मंगू गूंगी थी। मंगू क्या थी, गूंगी थी। इसीलिए कुसुम का पागलपन जब ठीक हो गया अस्पताल से, तो मंगू को भी अस्पताल ले जाया गया। और मंगू की माँ भी जो है कुसुम के पागलपन के ठीक हो जाने से जो है मंगू की माँ भी जो है थोड़ा सा सहम गई और अपने बच्चों के प्रति जो है, थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आने लगा होगा तो 1 मिनट रुक जाइए। हाँ तो बच्चों देखो, यहाँ पर कुसुम वाला हम चर्चा कर रहे थे। कुसुम पागल थी, कुसुम ठीक होकर के आ गई और मंगू गूंगी थी, लेकिन माँ तो माँ होती है भाई। तो जब कुसुम ठीक होकर के आ गई अस्पताल से, तो माँ बोली क्या जो, हाँ अब मंगू को भी जो है अस्पताल ले जाना चाहिए। और परिवार के लोग पहले से ही इस बात से सहमत थे, समाज के लोग तो कह ही रहे थे कि भाई मंगू को ले जाओ अस्पताल, ठीक हो जाएगी, ठीक। तो वही बात यहाँ पर लिखना है। क्या लिखना है कि कुसुम के पागलपन के ठीक हो जाने पर जो है लोगों ने फिर माँ को उसे अस्पताल में भर्ती कराने के लिए कहा। ये समाज वाली बात आ गई। लोगों ने माँ को क्या कहा कि मंगू को भाई अस्पताल में जाकर के भर्ती करवाओ, मंगू शायद ठीक हो जाए, ठीक। तो इस बार माँ जो है, माँ भी क्या हुई, कुसुम के सुधार को देखकर जो है डोल गई। माँ भी सोची क्या जो करा देना चाहिए मंगू को भी भर्ती, ताकि मंगू की जो गूंगापन है, मंगू जो गूंगी है वो थोड़ा सा ठीक हो जाए, मंगू के गूंगापन में सुधार आ जाए।
फिर परिवार के अन्य लोग भी तो पहले से ही इस बात से तैयार थे, पहले से ही सहमत थे। उसके बाद क्या किया गया, तो इसलिए अब मंगू को जो है अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। इसके बाद जो है मंगू अस्पताल में भर्ती होगी। बस इतना ही लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक। आपका नंबर पूरा मिला। क्वेश्चन ध्यान से फिर से देख लो। कुसुम के पागलपन में सुधार देखकर मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की क्या रिएक्शन था, क्या प्रतिक्रिया थी, उसको कह रहा है अपने शब्दों में लिखे। लिख दिए भाई अपने शब्दों में, ठीक। आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है भारत माता अपने शब्द में, अपने ही घर में जो है प्रवासिनी। प्रवासिनी मतलब समझते हो विदेश की तरह रहना। अगर हम विदेश में जाते हैं, रहते हैं, तो हमें प्रवास मिलता है, ठीक। प्रवासिनी कहा जाता है औरों को। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा गया है कि भारत माता जो है अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। कारण है भाई, प्रवासिनी बनी हुई होने का कारण है, कारण यह है कि भारत माँ को अपने ही घर में जो है अपनी आजादी छीन ली गई थे। अंग्रेज जब आए थे भारत में, तो भारत के हर एक साधन पर जो है अंग्रेज अपना अधिकार कर लिए थे, और बिना अंग्रेज के मर्जी के हम लोग जो है वो साधन, वो सामान नहीं ले सकते थे। अंग्रेज की मर्जी होती थी तब हम वो सामान लेते थे। और इसी कारण से मेन कारण यही था, मेन मुद्दा यही था। और इसी कारण से भारत माता जो है अपने ही घर में जो है प्रवासी बनकर रह रही थी। तो यही लिखना है, ठीक। कारण क्या था, देखो, अपनी दीनता में जकड़े हुए, मतलब अपनी गरीबी में जकड़े हुए होने के कारण, ठीक, झुकी हुई नजरों वाली माता की नजर झुकी होती है, झुकी हुई नजरों वाली, सतत निशब्द रोदन वाली, मतलब लगातार रो रही है लेकिन रोने की आवाज नहीं दिख रही है, रोने की आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है, ठीक। लगातार रो रही है और हमेशा खिन्न मन से रहने के कारण, मतलब उदास रहने के कारण, ठीक, भारत माता जो है अपने ही घर में प्रवासिनी के तरह कष्ट में है, मतलब दुख में है, प्रवासिनी की तरह दुख में है अपने ही घर में। विदेशी सरकार का हर जुल्म भारत माता सह रही है, ठीक। अन्याय और शोषण को भारतीयों को हर हाल में चुपचाप सहन करना पड़ रहा है, हर जुल्म को सहन कर रहे हैं चुपचाप। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे देश पर जो है अंग्रेजों का अधिकार हो गया है। देश की संप्रभुता नष्ट होने के कारण सारे साधनों पर अंग्रेजों का जो है अधिकार है, ठीक। देश की संप्रभुता नष्ट होने के कारण जो है देश के सारे साधनों पर जो है अंग्रेजों का अधिकार हो गया है, और वे उसी के मर्जी से जो है, मतलब वो जो साधन है वो अंग्रेजों की मर्जी से किसी साधनों का उपयोग कर सकते हैं। मतलब हमारे देश के कोई भी आदमी अगर उस साधन का उपयोग करना चाहते हैं तो अंग्रेजों की मर्जी से करेंगे, बिना अंग्रेज की मर्जी से नहीं कर सकते हैं, ठीक। अथवा नहीं, अगर अंग्रेज की मर्जी नहीं है कि हम ये साधन उपयोग करने दे, जैसे हम चाहेंगे कि हमें जो है एक ट्रक या फिर एक ट्रॉली कह लीजिए, ठीक, हमको चाहिए मक्का, ठीक, यानी कि मक्का समझते होंगे भाई, मक्का जो फसल उगता है, या फिर गन्ना, मान के चलिए एक गन्ना हमको चाहिए। तो बिना, जैसे आप लोग गांव से बिलोंग करते होंगे तो अपनी मर्जी से किसी खेत से गन्ना तोड़ सकते हैं, लेकिन वहीं पर अगर अंग्रेज का शासन होता, बिना अंग्रेज की मर्जी से आप एक गन्ना भी तोड़ते तो उसके लिए आप पर जुर्माना होता, आप पर जुल्म होता, आप पर लाठियां चार्ज होती। तो ये शासन था उस टाइम अंग्रेजों के हाथ में था। तो इसी वजह से जो है प्यारे साथियों, इसी कारण से भारत माता अपने ही घर में जो है प्रवासिनी बनी हुई है, मतलब भारत माता का ही साधन भारत माता के ही घर में, लेकिन उसका जो है उस पर जो अधिकार है वो कोई और कर रहा है। जैसे आप कहने का मतलब, आपका जो आपके घर में जो सामान है, घर आपका है, आपके घर में सामान है, और हम आपके घर में आए व्यापारी की तरह, मेहमान की तरह आपके घर में आए, ठीक, मेहमान की तरह आपके घर में आए और आपके सभी साधनों पर मेरा अधिकार हो जाए और मेरी मर्जी के बगैर आप उस साधन का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? आप अपने अंदर कष्ट झेलेंगे, आपको बहुत दुख होगा कि भाई मेहमान की तरह आए और हमारा ही सामान पर अधिकार कर लिया, हमें ही यूज नहीं करने दे रहा है। तो इसी प्रकार से भारत में अंग्रेज आए और भारत के ही साधनों पर अधिकार कर लिया, भारत के लोगों को भारत के साधनों का उपयोग करने नहीं देता था। इसी वजह से जो है भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। तो मुझे लगता है क्लियर आप लोग समझ गए होंगे।
तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो गया हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मुझे उम्मीद है भाई लोग कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में कह रहा है प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। ये आपका एक चैप्टर है कविता का, ठीक, काव्य कांड का एक चैप्टर है आपका, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। थोड़ा सा रुक जाओ, बैकग्राउंड साउंड आना स्टार्ट हो गया है एक। तो प्रतीक्षा करते हैं पत्थर कविता से हमें क्या सीख मिलती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, भाई पत्थर देखो आराम से जहाँ रख दो वहीं पर रहता है, ना हिलता है ना डोलता है, लेकिन वो अपनी क्या करता है, शारीरिक जो दृश्य दिखाता है उससे बता देता है कि हम आपको क्या कहना चाहते हैं। यानी कि वो मौन रहता है और अपने शरीर से बता देता है कि वो पत्थर हमें क्या कह रहा है, वो ही काम करना है, लिखना है यहाँ क्या कह रहा है। तो इस कविता से जो हमें सीख मिलती है वो क्या सीख मिलती है कि इस कविता से हमें मौन और धैर्य की सीख मिलती है। मतलब धैर्य रखना है, उतावला नहीं होना है, धैर्य रखना है और मौन रहने का सीख मिलती है कि मौन रहो हमेशा, ठीक। उसके बाद क्या कहती है कि मौन रहकर ही क्या करता है, अपने स्तब्ध अंगों से, मतलब अपने शरीर के अंगों से जो है वो मौन रहकर ही अपने शरीर के अंगों से सब कुछ कह देना, सब कुछ कह देना। ये हमें पत्थर से सीख मिलती है। प्रतीक्षा करते हैं पत्थर का विकास, ठीक। प्रत्येक स्थिति में, कैसी भी स्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, उसमें स्थिरता कायम रखना ये हमें सिखाता है प्रतीक्षा करते हैं पत्थर चैप्टर, ठीक। अपनी प्राचीनता को निरंतर बनाए रखना ये सिखाती है ये चैप्टर। अपनी प्राचीनता को भी नहीं भूलना है। कामनाएं, कल्पनाएं एवं नवीन स्वप्न को साकार करने की भी क्षमता जो है वो हमें ये पत्थर दिखाती है कि नया सपना जो हमारा है वो भी साकार हो जाए। हम कल्पनाएं जो करते हैं वो कल्पनाएं भी हमारा साकार हो जाए और हम जो कामनाएं करते हैं कामनाएं भी पूरा हो, ठीक। ये बात का बाट जोड़ना जो है ना, ये बात भी हमें सिखाती है पत्थर। क्या चीज का बाट जो है ना, कामनाएं, कल्पनाएं एवं नवीन स्वप्न को साकार करने का बाट जो है ना ये सिखाती है प्रतीक्षा करते हैं पत्थर चैप्टर, ठीक। व्यापक तथा आशावान रहना, मतलब बड़ा और क्या, तो आशा रखना, किसी से आशा रखना, ठीक। मतलब किसी को आशा देना, आशावान रहना मतलब क्या, किसी को आशा देना, आपसे कोई आशा कर रहा है तो उस आशा को पूरा करना, ठीक। तो ये बातें जो है हमें यह चैप्टर या कविता जो है हमें यह सिखाती है, ठीक। ये वाला क्लियर हो गया होगा, ठीक। अगला बात समझिए, अगला बात हम क्या कहने जा रहे हैं। बहादुर चैप्टर से एक क्वेश्चन लिया गया है कि पहली बार जब बहादुर आया था लेखक के घर तो उस टाइम कैसा दिखता था बहादुर। तो बताते हैं, पहली बार जब बहादुर आया था लेखक के घर तो उस टाइम जो बहादुर दिखता था, ठीक, उस टाइम वो बहादुर का एज जो था, एज मतलब समझते हो, उम्र, उस टाइम बहादुर की उम्र थी 12-13 वर्ष। कितने वर्ष थे, 12-13 वर्ष के उस टाइम बहादुर था, ठीक। आया था तो नेपाली टोपी था पहना हुआ, ठीक। उसके साथ साथ एक शर्ट था, ठीक। रुमाल को, नेपाली रुमाल को ऐसे लटकाया हुआ था जैसे हम रुमाल लटका करके होता है, ऐसे रुमाल लिया हुआ था, ठीक, ऐसे लटकाया हुआ था, ठीक। इस टाइप से जो है नेपाली रुमाल लटकाया हुआ था, ठीक। उसके बाद क्या था उसके साथ, तो जूता पहना हुआ था और एक गरीब टाइप का लड़का था, ठीक। तो इतना वर्णन कर दो। और इस बहादुर को जो लेकर के आया था वो लेखक के साले साहब थे। इतना चीज लिख देना भाई, आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेगा। फिर से समझ लो कि जिस टाइम बहादुर आया था लेखक के घर उस टाइम बहादुर की एज जो थी वो 12 से 13 वर्ष का था। नेपाली कोट पहना हुआ था, नेपाली टोपी पहना हुआ था, ठीक। उसके साथ साथ रुमाल को गला में बांधे हुआ था, ठीक। उजला कोट मतलब जूता पहना हुआ था और हाफ पैंट में था, ठीक। तो हमें लगता है क्लियर आप लोग समझ गए होंगे। तो अब मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक चीज और, ये जो क्वेश्चन हमने आपको दिया कि अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए, तो इसको आपको क्या करना है, यहाँ लिख देते हैं डू योर सेल्फ, यानी कि आप खुद से बनाइए, ठीक। खुद से आप इसको कीजिएगा, ठीक, खुद से कीजिएगा। ये आपको हो जाएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है और इसका जो है वर्णन भी हमने आपको कर दिया, ठीक। तो अब आपको लिखना है और कुछ नहीं। तो ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं साइड हो गया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो क्या सामने हम आ जाएं, सामने आ जाए भाई, सामने आ जाते हैं, ठीक। तो प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव था तो यहाँ तक रहने देते हैं। और आप लोगों को जो पत्र लिखने वाला जो सब्जेक्टिव आता है उसका एक वीडियो लेंगे जिसमें आपको बताएंगे पत्र कैसे लिखा जाता है, पिता के पास हो या फिर भाई के पास हो या फिर
प्रधानाध्यापक के पास हो। ठीक, तो अधिकतर बच्चे ये बात जानते होंगे, कुछ ही बच्चे होंगे जो जिनको जो है ये बात शायद ही नहीं आता होगा। ठीक, फिर भी आप लोगों को बताएंगे, ये मेरा काम है बताना, आप लोगों को बताएंगे। तो प्यारे साथियों, आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ 10वीं से रिलेटेड हर एक टॉपिक की चर्चा होती है। ठीक प्यारे साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।